आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम 1911 की चीनी क्रांति के बारे में जानेंगे। बॉक्सर विद्रोह ने चीन की सरकार को अत्यधिक अपमानित किया और इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि चीन जो है पूर्णतः दुर्बल और निर्जीव सा है और अपनी रक्षा में जरा भी सक्षम नहीं है। प्रजा का असंतोष बढ़ता जा रहा था और विदेशी विरोधी भावना जागृत हो रही थी। इन सब ने जो राष्ट्रीयता की आधार भूमि तैयार की, उसके फलस्वरूप 1911 की क्रांति हो पाई। तो सर्वप्रथम हम 1911 की चीनी क्रांति के कारणों को देखेंगे। तो बक्सर के विद्रोह की असफलता ने राजमाता त्सु हसी की आंखें खोल दी और उसने देश की दशा में सुधार लाने की आवश्यकता को अनुभव किया। सर्वप्रथम सेना के पुनर्गठन पर ध्यान दिया। इसके बाद शिक्षा में सुधार किए गए। केंद्रीय सरकार को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए और जापान के जो है सफल वैद्य राजतंत्र की प्रेरणा पर राजमाता ने 1905 में वैध राजसत्ता की स्थापना की घोषणा की। नेशनल असेंबली की स्थापना तो 1910 में ही हो पाई थी, किंतु तभी 1908 में राजमाता का देहांत हो गया। अब जो है मंचू वंश की समाप्ति सुनिश्चित हो गई थी, क्योंकि अभी तक राजमाता के व्यक्तित्व के कारण ही मंचू वंश का पतन रुका हुआ था। इसलिए क्रांति अब निकट ही थी और वास्तव में क्रांति की भूमिका वर्षों से बन रही थी। हमने देखा कि 19वीं शताब्दी में चीन ने अनेक बार विदेशी शक्तियों से पराजित होकर अपमानजनक शर्तों पर संधियां की थी। जापान जैसे छोटे से देश ने भी चीन को परास्त कर दिया और जब जापान ने 1904-05 में रूस जैसे शक्तिशाली देश को पराजित किया तो चीनी देशभक्तों को जापान की तरह के सुधार के लिए क्रांति आवश्यक जान पड़ी और क्रांति हुई। इसके अलावा क्रांति के अन्य और भी बहुत सारे कारण थे कि इस समय एक चीन की आर्थिक परिस्थितियां संकटपूर्ण थी। आबादी तेजी से बढ़ रही थी, खाद्य सामग्री का अभाव था और 1910-11 में चीन में अनेक नदियों में भयंकर बाढ़ आई, हजारों गांव बह गए। तो इससे जनता में सरकार के प्रति विद्रोह की भावना उग्र होती जा रही थी। इसके अलावा एक कारण यह भी था कि पश्चिमी देशों से शिक्षा प्राप्त कर लौटे व्यक्तियों ने भी बदलाव की आवश्यकता को अनुभव किया और डॉक्टर सन यात सन के नेतृत्व में ऐसे ही क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। अगर हम क्रांति के तात्कालिक कारण की बात करें तो इसी समय केंद्रीय सरकार के रेलवे लाइन के निर्माण का एक ठेका एक ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, तो सारे देश में असंतोष एवं क्रांति की लहर दौड़ गई। क्रांति के लिए जमीन तैयार हो चुकी थी और 10 अक्टूबर 1911 को टैंकों में अकस्मात हुए विस्फोट ने तो क्रांति को असंभावी बना दिया और दिसंबर 1911 के अंत में डॉक्टर सन यात सेन चीन पहुंचे तो क्रांतिकारियों का उत्साह बहुत बढ़ गया और 10 जनवरी 1912 को डॉक्टर सन यात सेन ने राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया और क्रांतिकारियों ने नानकिंग में गणतंत्र की स्थापना कर दी।
तो इस समय चीन में एक प्रकार से दो सरकारें हो गई। एक तो नानकिंग की लोकतांत्रिक सरकार जो डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में थी, और दूसरी पिंकिंग की मंचू सरकार। अब हम डॉक्टर सन यात सेन और उनके कोमिंगतांग दल के बारे में थोड़ा जान लें। डॉक्टर सन यात सेन ने 1905 में जापान में तुंग मेई हुई नाम से एक संस्था की स्थापना की थी। अगस्त 1912 में डॉक्टर सन ने क्रांतिकारी संस्था तुंग मेई हुई का पुनर्गठन किया और अन्य छोटे मोटे दलों को सम्मिलित करके एक नवीन राष्ट्रवादी दल कोमिंगतांग का गठन किया। 1913 में हुए चुनावों में जब कोमिंगतांग को अच्छी सफलता मिली, तब युआन ने घबराकर इसे प्रतिबंधित कर दिया। 1916 में युआन की मृत्यु के बाद देश में पुनः अराजकता फैल गई और इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर डॉक्टर सन यात सेन ने दक्षिणी चीन में पुनः शक्ति संचित करते हुए कैंटन में अपनी सरकार स्थापित की और कोमिंगतांग को पुनः गठित किया। 1921 में कैंटन की क्रांतिकारी सरकार ने डॉक्टर सन को राष्ट्रपति निर्वाचित किया और 1916 से 1926 तक चीन में अराजकता एवं अशांति व्याप्त रही। पीकिंग में तुआन जुई की सरकार और कैंटन में सन यात सन की सरकार शासन कर रही थी। अब हम कोमिंगतांग दल के अगर सिद्धांतों की बात करते हैं तो डॉक्टर सन ने अपने दल कोमिंगतांग के लिए जिस क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन किया वे थे जनता के 3 सिद्धांत, और वो थे पहला जनता की राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद, दूसरा जनता का प्रजातंत्र और तीसरा जनता की जीविका। मतलब इनको राष्ट्रवाद, जनतंत्र और आजीविका, ये 3 सिद्धांत थे। राष्ट्रवाद जो है कोमिंगतांग का प्रमुख सिद्धांत था। इसका अर्थ था कि साम्राज्यवाद के प्रभाव से चीन को मुक्त करना, विभिन्न जातियों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को राष्ट्रहित के लिए मिला देना और राष्ट्रोत्थान की बात सोचने के लिए जन चेतना पैदा करना, ताकि स्थानीय और प्रांतीय भावनाओं को निर्मूल किया जा सके। दूसरा जो सिद्धांत था लोकतंत्र, उसमें डॉक्टर सन यात सेन मानते थे कि सफल शासन पद्धति जनतंत्र ही है और जनतंत्र की स्थापना से पूर्व बीच में 3 पड़ाव नियत किए गए थे। देश में सैन्य शक्ति का नियंत्रण स्थापित करके पूर्ण शांति की स्थापना हो, देश में राजनीतिक चेतना जागृति के लिए जन शिक्षा का प्रयत्न हो, और अगर ये दोनों के बाद सैन्य शक्ति का नियंत्रण स्थापित करके शांति और राजनीतिक चेतना के लिए जन शिक्षा के बाद जो है वैधानिक जनतंत्रीय सरकार का निर्माण कर देश को अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत था जीविका। कोमिंगतांग दल के तीसरा सिद्धांत था जीविका। ये देश के आर्थिक जीवन से संबंधित था। इसमें उन्होंने चीन के किसानों की जीविका समस्या को सुलझाने की ओर अधिक ध्यान दिया था। इस प्रकार डॉक्टर जो है सन ने अपने 3 सिद्धांतों की व्याख्या की। इन सिद्धांतों के साथ उन्होंने 3 नीतियां निश्चित की: साम्राज्यवाद का विरोध, रूस के साथ सहयोग और तीसरा चीन के मजदूर किसान आंदोलन को प्रोत्साहित किया जाना। कोमिंगतांग का उद्देश्य साम्राज्यवाद का अंत करके देश के राजनीतिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना था और 1925 में चीनी राष्ट्रवाद के जनक और जनतंत्र के जो वास्तविक समर्थक डॉक्टर सन यात सेन का देहांत हो गया।
जैसा कि हमने बताया कि 10 जनवरी 1912 को जो है चीनी क्रांति के दौरान डॉक्टर सन यात सेन ने राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के बाद चीन में दो सरकारें हो गई। एक तो नानकिंग की लोकतांत्रिक सरकार और एक पीकिंग की मंचू सरकार। तो क्रांतिकारियों का मानना था कि मंचू शासन भ्रष्ट और विकृत हो चुका है और उसको पुनर्जीवित करना संभव नहीं है। युआन शिकाई ने भी कालांतर में इसे स्वीकार कर क्रांतिकारी सरकार से जो है 12 फरवरी 1912 को समझौता कर लिया। इसके अनुसार चीन में मंचू शासन के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की गई। मंचू वंश के आवास के लिए वार्षिक पेंशन और शाही महल निश्चित कर दिए गए और नवीन सरकार के गठन का दायित्व युआन शिकाई को सौंपा और डॉक्टर सन यात सेन ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया ताकि समझौतों को जो है सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। इस प्रकार मंचू शासन का अंत हो गया और 1911 की चीनी क्रांति अपने परिणाम पर पहुंची। युआन शिकाई को क्रांतिकारी शुरू से ही संदेह की दृष्टि से देखते थे और उसके संदेह की शीघ्र पुष्टि भी हो गई। नई गणतंत्री सरकार से विदेशों से ऋण प्राप्त करने के प्रश्न पर डॉक्टर सन यात सेन व उनके साथियों का विरोध हो गया। क्रांतिकारियों ने विदेशी सरकारों से ऋण लेने का विरोध किया क्योंकि उनका विचार था कि इससे विदेशी शक्तियों का चीन में हस्तक्षेप बढ़ेगा, किंतु युआन ने विरोध की उपेक्षा कर दी। 1916 में युआन की मृत्यु के बाद देश में पुनः अराजकता फैल गई और जैसा हमने पहले आपको बताया कि इसका लाभ उठाकर जो है डॉक्टर सन यात सेन ने दक्षिणी चीन में पुनः अपनी शक्ति संचित करते हुए कैंटन में अपनी सरकार स्थापित की और कुओमिंतान दल को पुनः गठित किया और 1921 में कैंटन की क्रांतिकारी सरकार ने डॉक्टर सन यात सेन को राष्ट्रपति निर्वाचित किया।